नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। आज इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में हम बात करने वाले हैं उन दिलों की, उन वीर सपूतों की जिनके शौर्य की वजह से तिरंगा खुले आसमान में लहरा रहा है, देश आजादी की सांस ले रहा है। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक जंगी मैदान यानी कि भारत चीन सीमा पर गए। जान के खतरे और तमाम जोखिमों के बीच आशीष आपके लिए इंडियन नेवी की जंगी तैयारियों की वो तस्वीर लेकर आए हैं जो आज के पहले ना किसी ने देखी और ना उसके बारे में किसी ने सुना होगा। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम फर्जी दावे नहीं करते, आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश इंडिया न्यूज को ले गई भारत चीन सीमा के बेहद करीब, जहां इंडियन आर्मी चीन से मुकाबले के लिए बड़ी जंगी तैयारी कर रही है। इस स्पेशल कवरेज को देखने के लिए आप अगले 1 घंटे तक लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखिए आशीष सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली सबसे सच्ची और विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। -50 डिग्री में कैसे होती है भीषण जंग की तैयारी। अगले 6 महीने काफी कड़ाके की ठंड होने वाली और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। लेह की दुर्गम पहाड़ियों में सेना कैसे लेती है दुश्मन से मोर्चा। इंडिया न्यूज दावा नहीं करता, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। पेट्रोलियम डिपो से आगे फॉरवर्ड एरियाज पे लाखों लीटर्स ईंधन को पहुंचाया जा रहा है। किसी भी समय अगर जंग भी छिड़ जाए तो कमी न हो। सेना के शौर्य और पराक्रम की सबसे दिलेर तस्वीर। सेना के जोखिम और जज्बे की अनसुनी वीर गाथा। चीन और पाक को हिला देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारत चीन सीमा से आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव कवरेज। हम इस समय मौजूद हैं इंडियन आर्मी के लेह लद्दाख रीजन के सबसे बड़े ऑर्डिनेंस डिपो पे, जहां से पूरा सामान सारे फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया जाता है। इंडियन आर्मी की धमाकेदार तैयारी। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एट 9। तो सेना का जीवन तमाम चुनौतियों और जोखिमों से भरा हुआ है, लेकिन जब आपको जंग एक ऐसे इलाके में लड़नी हो जहां ना तो ऑक्सीजन है और ना ही पीने का पानी, तो हालत बेहद खतरनाक हो जाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदानों में शुमार लेह में हर पल हालत बदलते रहते हैं और कोरोना के आने से सेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लेह में सेना का मॉडर्न ट्रांजिट कैंप, जहां देश भर से आए जवानों को पहुंचाया जाता है और वहां से वो फॉरवर्ड पोस्ट के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी में इस वक्त सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना। अगर कोरोना एक बार इन कैंप्स में पहुंच गया तो हजारों सैनिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने सेना के इस मॉडर्न ट्रांजिट कैंप पर दौरा किया, वहां पहुंचे और तमाम चुनौतियों को समझने की कोशिश की। देखिए इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। कैसे करती है काम। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सेना के मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की हैं।
11,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस ट्रांजिट कैंप से सेना जंग की अहम तैयारियों को अंजाम देती है। देश भर से आए जवानों को सबसे पहले इस ट्रांजिट कैंप में लाया जाता है, जिसके बाद वो फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजे जाते हैं। भारत चीन सीमा पर जंग की तैयारियों में मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की भूमिका बेहद अहम है। हम इस समय हैं ले एयरबेस पर, जहां पर इंडियन आर्मी का MTF यानी कि मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया गया है, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग यूनिट, अलग अलग रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स आते हैं और वो इस ट्रांजिट फैसिलिटी में रुकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरी दाईं तरफ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, मेरी दाईं तरफ केवल 10 मीटर दूर है ले एयरबेस, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जैसे कि IL-76, C-130J हर्कुलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दिल्ली, चंडीगढ़, अलग अलग इलाकों से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स यहाँ पर लाए जाते हैं। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा जाता है। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में आने के बाद सेना के हर जवान की स्क्रीनिंग होती है, उनका मेडिकल किया जाता है और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह की बसेस में, थोड़ा सा हम लेफ्ट पैन करते हैं, इस तरह की बसेस से वहाँ बाहर से इस फैसिलिटी में लाया जाता है, क्योंकि वो एरिया एयरबेस है और ये ट्रांजिट फैसिलिटी है, इसलिए जो हमारे जवान हैं उनको इस तरह के बसेस में MTF मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी में लाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरह से गोले बनाए गए हैं। ये देखिए किस तरह से गोले बनाए गए हैं, ताकि हर एक जवान और हर एक ऑफिसर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे फॉलो कर सके, और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर जवान और ऑफिसर्स आते हैं। एक एक करके आपको दिखाई देगा किस तरह से उनका बेसिक स्क्रीनिंग, जिसे कहते हैं कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, वो किया जा रहा है। बेसिक स्क्रीनिंग यानी टेम्परेचर चेक करना, और फिर उसके बाद में वो एक एक करके आपको पीछे कई जवान बैठे हुए दिखाई देंगे कुर्सियों पर। वो बैठे हुए हैं, उनमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से दिखाई देगी। वो देखिए कई जो कतारें हैं जवानों की, वो वहाँ पर लगाई गई है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत चीन सीमा पर पोस्टिंग होने के बाद हर जवान बाकी दुनिया से कट जाता है, लेकिन भारतीय सेना इस बात का ख्याल रखती है कि हर सैनिक लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहे। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस डिपो है। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेजेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, इंजन्स, सुरक्षा उपकरण इत्यादि इशू करते हैं। जैसा आपने देखा कि हर प्रकार के टेंट में विभिन्न प्रकार के हीटिंग डिवाइसेस भी शामिल है, ताकि हमारे जवान सर्दी का बखूबी सामना कर सकें। इसके अलावा टेंटेजेस, बुखारी और कैरो हीटर जरूरी मात्रा में इशू किए जा चुके हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया है, जो कि हर एक जवान को इशू किया जा चुका है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैगी और चाय तक का मिल जाना किसी जीवन दान से कम नहीं। मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी को कोरोना से बचाने के लिए सिर्फ जवानों की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन नहीं होता, बल्कि कैंप में आए हर एक सामान की बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है और उन्हें भी सैनिटाइज किया जाता है। धीरे धीरे इंडियन आर्मी बहुत सारे हजारों की तादाद में ट्रुप्स को ले लाके ले से फिर आगे फॉरवर्ड बेसिस पे तैनात कर चुके हैं, चाहे वो पैंगोंग हो, गैल्वन हो, चुशूल हो, मालदो हो, या फिर LAC का पूरा इलाका, जिससे कि धीरे धीरे करके पूरे LAC पर इंडियन आर्मी के अफसर और जवान अलग अलग यूनिट्स में और पोस्ट में तैनात हो जाए और दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाए। वेदर एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि ऊंचाई पर है, आपको धीरे धीरे इसमें समझना पड़ता है, आपके शरीर को उसके आदत डालने के लिए थोड़ा समय लगता है, जो 2 दिन से 6 दिन है, और साथ ही साथ कोरोना वायरस रिलेटेड, कोविड-19 रिलेटेड जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी पूरा किया जाता है। तो युद्ध के लिए फाइटर प्लेन, तोप, टैंक, गोला बारूद तो चाहिए ही, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए ईंधन की भी जरूरत होती है। बिना ईंधन लड़ाकू विमान, तोप,
टैंक सब बेकार है। जवानों की दैनिक जरूरतों के लिए भी ईंधन की जरूरी है। लिहाजा सेना ने आने वाले ठंड के मौसम और चीन से युद्ध की आशंका को देखते हुए ईंधन की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथी आशीष सिंह ने लेह एयरवेस पर ईंधन को लेकर सेना की जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगले 6 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। 11,000 फीट पर फ्यूल की भूमिका बेहद अहम। सेना करती है अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल। एटीएफ से लेकर केरोसिन तक लाखों गैलन का स्टॉक। लेह में पहाड़ों के बीच दूर तक दिखती ये पीली पट्टियां दरअसल ईंधन की टंकियां हैं और साथ में सप्लाई के लिए तैयार फ्यूल टैंक। ये चीन से युद्ध की तैयारियों का बेसिक हिस्सा है। बिना ईंधन के युद्ध भला कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए सेना ने चीन से लगी लेह सीमा के पास ईंधन का बड़ा स्टॉक बना रखा है। सेना ने कई जगह ऐसे फ्यूल पेट्रोल डिपो बना रखे हैं जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत ईंधन की सप्लाई की जा सकती है। ऐसी टंकियां हैं जिनमें 15,000 से लेकर 2 लाख गैलन तक पेट्रोल और डीजल सहेज कर रखे गए हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जब हजारों की तादाद में अलग अलग ब्रिगेड्स और डिवीजन्स और फॉर्मेशंस में इंडियन आर्मी के जवान जब एलएसी पर तैनात हो तो अगले 6 महीने तक जो ठंड का समय होगा, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरतमंद चीज़ों में से एक होती है, वो होता है ईंधन। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या फिर अलग अलग तरीके लुब्रिकेंट्स हो जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं या फिर जो फ्यूल हेलीकॉप्टर्स और अलग अलग एसेट्स में इस्तेमाल होते हैं। और इसीलिए क्योंकि अगले 6 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। जैसे कि फ़िलहाल मैं एक ऐसे ही लोकेशन पर हूँ जो मेरे प्लेटफॉर्म पर जिस पर मैं फ़िलहाल हूँ, ये इसके नीचे लाखों लीटर ईंधन है। इसे कहते हैं फ्यूल फार्म और फ्यूल टैंक्स। इस तरह के ऐसे लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के अलग अलग फ्यूल टैंक्स हैं और आपको जो मेरे पीछे दिखाई देगा ये है अलग अलग लॉरियाँ जो कि ये लॉरी बेसिकली कैरी करती है फ्यूल। जब अलग अलग इलाकों से, चाहे वो पठानकोट हो, जम्मू हो, बाकी इलाकों से यहाँ पर सामान जो फ्यूल है, ईंधन लाया जाता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने सेना के फील्ड पेट्रोलियम डिपो का जायजा लिया और वहां ईंधन के रखरखाव के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इन टंकियों से ईंधन की सप्लाई कैसे होती है। ये जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कई लाइन से लगी हुई हैं, इसे कहते हैं BPLs, मतलब कि बल्क पेट्रोलियम लॉरीज। और इस तरह की लॉरीज लगातार यहाँ पर आके फ्यूल डंप भी करती हैं ताकि इसकी क्षमता बनी रहे। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इसे लेकर भी यहाँ से फिर फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया जाता है। अब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिस पर मेरा हाथ है, ये जो वॉल्व और जो एक बड़ा ढक्कन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अलग अलग टैंक्स हैं और ऐसे 1.5 दर्जन से ज़्यादा टैंक्स हैं जिनकी क्षमता, एक एक इस तरह के टैंक में क्षमता है ईंधन स्टोर करने की 15,000 से 2 लाख लीटर तक। मेरे कैमरामैन आपको आगे जूम करके पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के टैंक्स केवल एक ही जगह पर है। अलग अलग सुविधा की ज़रूरत होती है क्योंकि जब टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में चला जाता है तो इस तरह के टैंक्स जो कि 15,000 लीटर से 2 लाख लीटर तक, जी हाँ, एक एक ये जो टैंक आप देख रहे हैं लाखों लीटर स्टोर कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर स्टोर करते हैं ईंधन तो
कई सैकड़ों की तादाद में जो BPLs है, यानी कि जो बल्क पेट्रोलियम लॉरी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में इस तरह के ईंधन को पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट अभी भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्यूल स्टोर किया जाता है। ये देखिए, ये वॉल्व खोल दिया इंडियन आर्मी के जवान ने, और जो फ्यूल जो BPL है आपको बल्क पेट्रोलियम लॉरी, वहाँ से ये ईंधन इस बड़े पेट्रोलियम टैंक में स्टोर किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लिहाजा फील्ड पेट्रोलियम डिपो की सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। हर एक जो वॉल्व है वो 15,000 से 2 लाख लीटर तक स्टोर करता है, और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर लेह में -25 से -30 तक हो जाता है और आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में वो -50 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए इस तरह के टैंक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर्स पर जो कि अभी फ़िलहाल है केवल कुछ -3 -5 तक टेम्परेचर रात को चले आता है, तो नॉर्मल कैटेगरी के में भी टैंक्स बनाए गए हैं। उसके बाद में 0 से -30 तक, यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तब इस तरह के अलग से टैंक्स हैं जो कि -30 डिग्री तक इस तरह ईंधन को स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद -30 से और जब टेम्परेचर गिर जाए -50 तक, तो उसके लिए अलग से टैंक्स बनाए गए हैं। सीमा पर तैनात जवानों को ईंधन को लेकर किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है, ना अभी और न ही आने वाली ठंड में। अगले कम से कम 6 महीने तक इसकी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, और हमारे हर एक जवान को ये सब कुछ मिलेगा ठंड में जो कि ज़रूरत होता है, और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लाखों लीटर ईंधन को स्टोर करके न केवल इस तरह के टैंक्स में बल्कि फॉरवर्ड एरियाज़ में भी, चाहे वो गैल्वन हो, पैंगोंग हो या फिर चुशुल मोल्दो एरिया, पूरे भारत चीन सीमा पर LAC पर इस तरह के अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, लेकिन इस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है कि अगले 6 महीने किसी तरह की कमी अगर युद्ध भी हो जाए तो ना पड़े। ये तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। हथियारों, विमानों, तोप, टैंकों और ईंधन की चाहे जितनी तैयारी कर ली जाए, लेकिन बिना बेहतर खाने के सेना अपने मिशन को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकती है। लेह एयरबेस पर तैनात जवानों के लिए इंडियन आर्मी ने स्पेशल डाइट का इंतजाम किया है ताकि जवानों को हर तरह का पोषण मिल सके। जवानों के लिए ऐसे फूड पैकेट्स बनाए गए हैं जिनमें -50 डिग्री के तापमान में भी उनके शरीर में ताकत की कमी न हो, क्योंकि लेह जैसे इलाके में जिंदा रहने के लिए खाने की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यह है लेह एयरबेस का फील्ड सप्लाई डिपो। 11,000 फीट की ऊंचाई और तापमान 0 से काफी नीचे, बाजार से काफी दूर, जहां जाना मुश्किल, रहना मुश्किल, लेकिन जवानों के लिए ये देखिए रसद का जमावड़ा। यहाँ खाने पीने की नॉर्मल चीजों से लेकर जवानों के लिए विशेष तौर पर जरूरी कैलोरी और प्रोटीन वाले स्पेशल फूड आइटम्स सब कुछ मौजूद है। विशेष तौर पर जब टेंशन बढ़ी है चीन के साथ में, तो और ज़्यादा कंटिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू आगे डिप्लॉय किया जाता है। जैसे कि एक चीज़ के बिना कोई भी भारतीय व्यंजन सोचा नहीं जा सकता, वो है प्याज। ये देखिए, ये डिहाइड्रेटेड है, बेसिकली इसे काट के सुखाया गया है और इस तरह के पैकेट्स में प्याज को रखा गया है और आगे दिया जाएगा। हर एक यूनिट की, हर एक रेजिमेंट की जो टेस्ट होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई की वैरायटी है वो इतनी ज़्यादा रखी गई है कि चाहे वो एक सिख रेजिमेंट हो या फिर एक महार रेजिमेंट या फिर अलग अलग यूनिट्स, वो सबके लिए इसमें से सब कुछ प्रोवाइड होता है और सब कुछ मिल जाता है। इस सप्लाई डिपो में सारे सामान स्टोर किए जाते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट का खास ध्यान रखा जाता है। के माध्यम से
यहाँ पर डिप्लॉयड फौज के लिए एक बहुत ज़रूरी यूनिट है। जैसा आप देख सकते हैं, हम बहुत ही आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड है उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन प्राप्त इशू किया जा सके। इस 11,000 फीट की ऊंचाई पर वेज के साथ ही नॉन वेज की भी पूरी व्यवस्था है, वो भी ठंड के लगभग अगले 6 महीने के लिए। इस डिपो से सामान फॉरवर्ड पोस्ट के लिए सप्लाई किए जाते हैं। ये आपको अलग अलग नॉन वेज भी, जिस तरह से ये फिश है कैंड इसमें कंटेनर में ये भी रखा गया है। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगला कुछ महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए ये यहाँ पर इस साल कम से कम 8 से 10 महीने के हिसाब से स्टॉकिंग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सपायरी डेट, यहाँ पे कुछ भी चीज़ खराब ना हो 6 महीने के अंदर में, 8 महीने के अंदर में, उसका ध्यान रखा जाता है। उस हिसाब से इन्हें डिवाइड किया जाता है और आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में मध्य नवंबर के पहले पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद आगे पहुंचाना रसद को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में युद्ध के हालात के साथ ही ठंड के मौसम के लिए रसद की तैयारी सेना की स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। किसी भी जवान का पेट खाली ना हो और उसे न केवल पेट भर के खाना मिले, बल्कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो कैलोरीज हैं, उन सब के हिसाब से जो उसे लड़ने के लिए न केवल चीन से बल्कि ठंड में लड़ने के लिए जो कुछ चीज़ें आपके शरीर के लिए ज़रूरत होती हैं, ये सब कुछ मिले। और इसी के मद्देनज़र इस तरह के विशेष यहाँ पर जो डेपोज हैं वो बनाए गए हैं ताकि हमारे जवान न केवल भरपेट लड़े बल्कि पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ में लड़ें, चीन से भी और मौसम से भी। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आशीष सिंह, इंडियन आर्मी के फील्ड सप्लाई डिपो से इंडियन न्यूज़ के लिए। का संघर्ष भी दिखाया और आशीष की रिपोर्ट भी देखी, क्योंकि यह रिपोर्ट वो रिपोर्ट है देश के लोगों को जानना चाहिए। इस बीच एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त देश की जो तस्वीरें आशीष ने हमें दिखाई हैं, खासकर सरहद पर, उसे लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इस वक्त हमारी जो सेना है वहां पर काफी ज्यादा तादाद में है, क्योंकि चीन के वहां पर भी सैनिक जो हैं वो भी कोई 40-50 हजार हैं, तो हमारी सेना की भी तकरीबन उतने ही नफरी है। और पूरे मैं समझता हूं कि दृढ़ता के साथ में वो अपनी पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2930 अगस्त को उन्होंने कुछ चोटियां त्रिशूल के पास में उन्होंने ऑक्युपाई की थी और उससे उसको काफी हम लोगों को टेक्टिकल एडवांटेज मिला है और हम जो स्पांगुर गैप का एरिया है उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि हमको मालूम है कि हमको सर्दियों में वहां पर रहना पड़ेगा और हो सकता है कि अगली गर्मियों में भी रहना पड़े वहां पर, तो उसके लिए पूरी तैयारी है। और जो भी हमारी फौज को सर्दियों के वक्त चाहे वो कपड़े हैं या राशन है या एम्यूनिशन है, स्पेयर पार्ट है, वो सब की जो जरूरत है वो वहां पर पहुंचाई जा रही है। उनके हमारे जवानों का जो रहन सहन जो वहां पर तरीका है, उसके लिए तंबू हैं या बुखारियां हैं, ऐसी चीजें सब वहां पर मुहैया की जा रही है, वहां पर इकट्ठी की जा रही है। नवंबर के बाद में रोड बंद हो जाएंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट चलते रहेंगे, एयरफोर्स मदद हमको मिलती रहेगी। और वो जो है बाकी जो हमारा सामान है रोजाना का, चाहे वो राशन का हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो या मिल्क हो, ऐसी जो चीजें हैं तो वो वहां पर पहुंचाते रहेंगे। जी मलिक साहब, आशीष खुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष के पास बहुत सारे अनुभव हैं। आशीष, आप मलिक साहब से अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं।
जी जनरल मलिक, मैं क्योंकि वहां पर अभी 2 दिन पहले से ही रिटर्न आया हूं, एक चीज जो मुझे ऑब्जर्व करने मिली वो कि हम काफी ज्यादा तैयारी कर चुके हैं लगभग अगले 6-7 महीने के लिए। आपको लग रहा है कि ये भारतीय थल सेना की तैयारी क्या ये 2 फ्रंट वॉर के लिए भी पूरी तरह से है कि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू ही केवल LAC के पॉइंट ऑफ व्यू ही है? अगर जरूरत पड़ी ठंड में तो क्या ये तैयारी LOC और LAC दोनों का ख्याल रख पाएंगी? बिल्कुल कर पाएगी। जो कि हमारी जो फौज वहां पर इस वक्त है वो दोनों फ्रंट को देख सकती है। पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी हरकत करेगा, क्योंकि उनकी अपनी इस वक्त हालात काफी खराब हैं। लेकिन अगर वो कुछ शरारत करते भी हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए, देखिए जो तैयारी हमारी LAC के ऊपर हो रही है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा LOC के ऊपर। LOC की अपनी तैयारी है, वो हमेशा रहती है और रहेगी। और LAC की जो हमको ज्यादा तैयारी करनी पड़ी है क्योंकि हमने वहां पर ज्यादा फौज अभी खड़ी कर दी है। ओके जनरल मलिक, आप थल सेना को लीड कर रहे थे कारगिल वॉर के समय। अमूमन ये कंपैरिजन किया जाता है जब भारत और चीन की बात करें तो 1962 वाला भारत और 2020 वाला भारत। लेकिन आज क्योंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो मैं एक बीच का पीरियड भी जरूर ऐड करना चाहूंगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा अनुभव है, 1999 का भारत, जब हमने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया था। क्या आपके मायने में उस समय में जितनी तैयारी थी 1999 में, उतनी तेजी से तैयारी, वो रिएक्शन, वो जरूरत का सामान, चाहे वो मैन हो या मशीन हो, क्या आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं 21 साल बाद? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि हमको 1962 की लड़ाई के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए। वो एक जमाना था और वो जमाना बीत गया। वो कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। 1999 से जो 20 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उससे भी हम सेना जो है वो काफी आगे बढ़ चुकी है और उसके बीच में मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। और आपने खुद देखा है कि किस तरीके से हमने कितनी जल्दी अपनी फौज वहां पर भेजी है लद्दाख में, जब ये हालात हुए हैं पीछे। और किस तरीके से इस वक्त भी आप कह रहे हो कि आप देख के आए हो, इस वक्त भी आप देख रहे होगे कि किस तरीके से हमारे जहाज वहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं या बाकी हमारी कॉन्वॉइज पहुंच रही है। तो बहुत फर्क है ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स का, लेकिन हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस का, हमारे हथियारों का और सर्वेलेंस का बहुत फर्क है। 20 साल में फौज जो है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। ओके जनरल मलिक, आपसे बेहतर कोई ये नहीं जानता होगा जब हम विंटर्स प्रिपरेशन की बात करें, और जो इस बार मैं रिपोर्ट करके आया हूं, जो एक खुद फील करके आया हूं, वो प्योरली विंटर प्रिपरेशन की, ठंड में किस तरह से तैयारी है। भारतीय थल सेना को कहा जाता है कि चाहे वो सियाचिन का एक्सपीरियंस हो, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, वो एक विंटर में इंडियन आर्मी को ज्यादा एडवांटेज और एज देगा एज कंपेयर टू चीनी PLA के मुकाबले। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते -10, -20, -30, या फिर ये एक्सपीरियंस में भारतीय थल सेना विंटर में और जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उसमें बेहतर एक्सपीरियंस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सियाचिन का एरिया अलग है और वहां पर बर्फ मैं समझता हूँ लद्दाख से भी ज्यादा होती है जी। और दूसरी बात यह है कि सियाचिन में इस वक्त कई सालों से सीज फायर चल रहा है, कोई गोलियां बारी में नहीं चलती है, लेकिन हमारी फौज है वहां पर और उनका जो हमेशा विंटर के लिए जो हम उसको तैयारी करते हैं वो चल रही है और वो चलती रहेगी। लेकिन उसका मुकाबला LAC के साथ में करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशनल हालत जो है दोनों जगह के ऊपर अलग अलग है। LAC के ऊपर इस वक्त गर्मा गर्मी ज्यादा है और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सीज फायर का तो सवाल नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारी तैयारी वहां पर है। तो LAC मैंने खुद लद्दाख में मैंने पोस्टिंग किया 1962 से लेकर 1964 तक। बर्फ वहां पर कम होती है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड का जो इम्पैक्ट होता है वो जिस्म के ऊपर या हथियारों के ऊपर वो ज्यादा होता है। तो उसके लिए हम जानकारी है हमारे पास,
हमारे पास तैयारी भी है, तो वो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे जवानों को एक्लिमेटाइजेशन कैसे करनी है, हथियारों की एक्लिमेटाइजेशन कैसे करनी है, तो उसके बीच में हमको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। हमारे जवान जानते हैं वहां पर क्या करना है। ओके जनरल मलिक, बिफोर लेट यू गो अ कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस, आप किस तरह से देखते हैं जो चीनी तैयारी है, चाहे वो उनके एयरफोर्स की हो, चाहे वो उनके आर्मी की हो। मैरीटाइम डोमेन में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन आर्मी और एयर डोमेन में अगर आप देखें, लैंड और एयर डोमेन में आप कितना बेहतर, या फिर चीनी सेना के मुकाबले हम ज्यादा बेहतर हैं, इक्वल हैं, या एक दो नॉच कम है? ये अगर आप हमारे देश को बता सके कि किस तरह से आप भारतीय सेना को चीनी सेना के तुलना में प्रिपेयर देखते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी एयरफोर्स जो है इस वक्त इस एरिया के अंदर वो अच्छा मुकाबला कर सकती है। ग्रेट। क्योंकि चीन की जो एयरफोर्स है उनके पास अभी भी थोड़ी दिक्कत आती है। जो उनकी एयर बेसिस हैं तिब्बत के अंदर, वो हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं, तो इसलिए वहां पर उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत। हमारे जो जहाज हैं, चाहे वो चंडीगढ़, अंबाला या इस तरह से जाते हैं, तो वो बड़े आराम से वहां पे पहुंच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आर्मी और एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो कोऑर्डिनेशन है, और मिल के जो काम कर रही हैं, वो बहुत एक अच्छी काम कर रही हैं मेरी तरफ से। वो मैं उसकी जितनी भी सराहना करूंगा उतना कम है। पहले बहुत बहुत फर्क आ गया है इनमें, और मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके से दोनों आर्मी और एयरफोर्स मिल के काम कर रहे हैं इस वक्त लद्दाख के एरिया में। जनरल मलिक, एक अंतिम प्रश्न, लेकिन ये पूरा देश जानना चाहता है। मुझसे तो जितने लोग मिलते हैं पूछते हैं, आपसे भी आई एम श्योर काफी लोग पूछते होंगे कि बताइए वॉर होने वाला है कि नहीं। ये तो आंसर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के साइड से तो वॉर किसी को चाहिए नहीं, और हम इनिशिएट भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा एज ए फॉर्मर आर्मी चीफ, किन बातों पर यह निर्भर करता है कि आगे किस तरफ जाएगा ये जो इंटेंस बैटल गेम चल रहा है, जो शुरू हुआ है? आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट डिप्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा इंटेंस डिप्लॉयमेंट है, मैन और मशीन दोनों का। कोर कमांडर लेवल हो, डिप्लोमेटिक हो, टॉक्स फेल तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ कुछ खास डेवलपमेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, आधे दर्जन से ज्यादा हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं आगे ये किस तरह से बढ़ रहा है? हम किस तरफ से बढ़ रहे हैं, भारत और चीन LAC पर, या फिर ये LAC अब LSU-2 बनने की तरफ, LSU-2 की तरफ मुड़ रही है? जो चीन है उसको सिर्फ ना लद्दाख की तरफ देखना है, उसको तो उन्होंने तो काफी जगह के ऊपर और भी पंगे लिए हुए हैं जी। चाहे वो ईस्ट चाइना सी है या साउथ चाइना सी है, जगह जगह के ऊपर उन्होंने काफी पंगे लिए हुए हैं। उनको तो उनके बारे में भी देखना है। हमने इस वक्त सिर्फ लद्दाख की तरफ देखना है। तो मेरे ख्याल में चीन भी नहीं चाहता कि इस वक्त बड़ी लड़ाई। आपने खुद अभी बोला कि समुद्र की तरफ हमारा अभी कोई इसके साथ में लगाव नहीं है। मैं भी आपकी बात को सही मानता हूं कि जो क्वाड की एक्टिविटी हो रही है वो डिप्लोमेसी की तरफ से हो रही है, इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ से हो रही है, लेकिन उसका कोई जमीन के ऊपर, लद्दाख के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो लद्दाख के अंदर है वहां पर हमारी पूरी तैयारी है और हमको रहना चाहिए वहां पर। हम अभी और कोई उनको कंसेशन नहीं दे सकते हैं, और लड़ाई नहीं चाहते उसको अगर हमको कोई मौका मिलता है तो डीएस्केलेशन करने के लिए मैं समझता हूं कि पहले डीएस्केलेशन होगा और फिर हम बाद में कहेंगे स्टेटस को एंटी को है वो बात करेंगे। तो इस वक्त क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर भरोसा हट गया है, कोई ट्रस्ट नहीं रहा है, तो पहले ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में डीएस्केलेशन को लाना पड़ेगा, और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि लेट्स गो टू स्टेटस को एंटी। लेकिन मुद्दा जो एम है वो स्टेटस को एंटी का है, लेकिन उसको जो है हम किस तरीके से लेके जाएंगे वो ये है कि पहले थोड़ा बहुत ट्रस्ट होना चाहिए और उसके साथ में डीएस्केलेशन होनी चाहिए, फिर जाके हम उनके ऊपर जोर डाल सकते हैं। पर जब तक स्टेटस को एंटी नहीं होता है
मैं समझता हूं कि हमारी सेना वहां पर डट के रहेगी, क्योंकि जितने भी पुराने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर थे वो अभी नाकारा हो गए हैं, उनके कोई मतलब नहीं, और वो खुद चीन ने किए हैं। तो इसलिए जो नए हालात में हमारी फौज है वहां पर, उसको उस तरीके से डट के रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। जनरल मलिक, आपसे बहुत रेयरली बात करने मिलता है, लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन सर। ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, कारगिल के समय में हफ्तों में नहीं महीनों में वो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेच हुआ था। अभी खुदा ना खास्ता अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर वॉर हो जाए, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि तैयारी तो हमने पूरी की है, आपको लग रहा है कि ये लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट जैसे गैल्वन हुआ था, केवल एक जगह पर, केवल एक ब्रिगेड में, वहीं तक रह जाएगा, या फिर क्योंकि डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, चाहे वो मैन हो या मशीन हो, ये पूरे एलएसी पर फैलने में समय नहीं लगेगा? अभी भी जो है मिशंस हो सकती हैं, लेकिन ऑल आउट वॉर की हालात नहीं है। अगर हमारी फौज 40,000 या 50,000 जितनी भी है वहां पर, आपको फ्रंटेज भी देखनी पड़ेगी। इस वक्त यहाँ पर ईस्टर्न लद्दाख की फ्रंटेज जो है वो कितने 100 किलोमीटर की है, कई 100 किलोमीटर की है। तो अगर आप उसको देखें तो उसी तरीके से उनकी भी फौज इतनी ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एकदम बड़ी लड़ाई होगी जिसको हम कन्वेंशनल वॉर कह सकते हैं, लेकिन स्कर्मिशेस हो सकती हैं जगह जगह के ऊपर, और इंक्रोचमेंट करने की हालत आ सकती है। हो सकता है कि कहीं और वो कोई ऑक्युपाई करें, कोई और एरिया को ऑक्युपाई करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, और अगर हमको जरूरत पड़ती है तो नेचुरली उसका मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, और वो तैयारी और तैनाती पूरी तरह से दिख रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल बीपी मलिक, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज से बात करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। तो जनरल मलिक वो थल सेना अध्यक्ष हैं जो लास्ट इंडिया ने जो कॉन्फ्लिक्ट किया था कारगिल के समय पे, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो उन्हें एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है 1962 वाला भारत तो अब है ही नहीं, लेकिन अगर आप 1999 से देखें तो जनरल मलिक का साफ साफ कहना है कि काफी हम बदल गए हैं और अभी भी हम काफी ज्यादा तैयार। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात मनोज जो मुझे जनरल मलिक से समझ में आई, वो कि फुल फ्लेज वॉर, कन्वेंशनल वॉर के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको तैयार रहना है और तैनात रहना है, और वही तैयारी और तैनाती हमने दर्शकों को दिखाई, जिस तरह से इंडियन आर्मी विंटर्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, और एलएसी और एलओसी की सीमा की संवेदनाओं की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि तनाव है, और तनाव है तो पूरे देश को समझना चाहिए और सोचना भी चाहिए, और शायद वो तस्वीरें आशीष लेके भी आए। फिलहाल शुक्रिया आशीष।